हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सबने कल का रिलेशन का वीडियो देखा, कंसेप्ट क्लियर किए। होप आप सब पढ़ाई कर रहे हो बहुत ही अच्छे से और कंसेप्ट भी क्लियर करा रहे। अगेन वंस आई रिपीट कि एनडीए क्रैक करने के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उतना ही इम्पोर्टेंट है कंसेप्चुअल नॉलेज। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंसेप्चुअल नॉलेज के ही लिए पढ़े। देखो, आप 10 बुक्स रेफर करोगे, पाथफाइंडर करा के हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, मेजर कलसी हो गया, अरविंद हो गया, उसके बाद में हायर लेवल करना है करके सिंगेज पे जाओगे, देन वीपीएम पे यूज करोगे, एररलेस यूज करोगे, अरिहंत करोगे, एमटीजी करोगे। इतना सब पसारा करने के बाद भी अगर आप एनडीए एग्जाम में आने वाले एक या दो सिर्फ रिलेशन, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आने वाले अगर एक या दो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपने पढ़ाया हुआ ये पूरा का पूरा पानी में गया। अभी पानी में इसलिए गया क्योंकि आपने सिर्फ हर एक क्वेश्चन पे ही फोकस किया। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, इस पे आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हर एक बार जैसे मैंने बोला रिलेशन, ठीक है ना, इफ आई से रिलेशन, तो ये बात है कि रिलेशन बोलने के बाद रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है बाय द कैपिटल आर। यही रिलेशन जब लिखा जाता है इन अ कर्ली ब्रैकेट्स, रिलेशन व्हेन राइटिंग इन अ कर्ली ब्रैकेट, तो रिलेशन कभी भी सिंगल फॉर्मेट में नहीं आता बेटा। अगर मैं बोलूं दिस इज द रिलेशन, नो, रिलेशन बोलने के बाद एनक्लोज बाय द ऑर्डर्ड पेयर। सो व्हाट इज मीन बाय दिस ऑर्डर्ड पेयर? क्या नाटक है ये ऑर्डर्ड पेयर का? तो ये नाटक वो है जहां पे आप सेट्स में दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन बता। What is the relation 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4? वो रिलेशन जब आप लोग बता देते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन की, रिलेशन की खासियत बनना शुरू हो जाती। और एक बात कि कभी भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबेज नहीं करते। बात समझ में आ रही? यानी आप नहीं बोल सकते बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए। जब आपने वैसा बोल दिया इट मीन्स आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर, ये तो मेरा ही नाम बन गया है ना रे, आरएस पे। नाउ इट मीन्स रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि व्हेन द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव देन ए आर ए, when the function is symmetric तो ARB is equal to BRA, and when the function is transitive then if ARB BRA, then directly we can write ARC, and that is about the types of relation. Void relation, क्या था void relation? null relation, empty relation, जो कि डिनोट करता था phi is a subset of A क्रॉस A। और ये सभी को मद्देनजर रखते हुए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो मेरे ख्याल से कल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे अप टू द 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो फर्स्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्या देखे? सो हमको बोला गया है एस एक सेट है किसका? ऑल द स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, सभी की सभी सीधी रेखाएं प्लेन के अंदर, ठीक है। अभी वहां पे अ रिलेशन इज डिफाइन ऑन, रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा कि ए आर ए इम्प्लाइज ए पैरेलल बी, ठीक है। इट मीन्स आपके पास सीधी सीधी रेखा है। अभी जब आपके पास सीधी सीधी रेखा है उसमें अगर एक लाइन ले ली तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ,
कैसे आ गया ये कॉन्सेप्ट? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इट्स है। तो जब मैंने बेटा 11 का जीरो एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ये बात समझ में आई कि जीरो एंगल माने वो एंगल जहां पे इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे बोथ आर लाइज ऑन द सेम पोजीशन. There is no amount of rotation between the initial and the terminal arm. That time the angle formed is called as zero angle. और जब जीरो एंगल बन सकता है जब हमारे पास वैल्यूज खुद ही के साथ लाइन खुद ही की ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिविटी अगर कर पा रही है, जब फंक्शन खुद ही के साथ वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर निभा रहा, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू द इटसेल्फ बोल दिया. उसके बाद दो लाइंस पैरेलल है. मानो अगर ए पैरेलल है बी को, इसका मतलब बी भी पैरेलल हुई ए को. सवाल ही नहीं पैदा हो रहा यार. जब पहले के बारे में सोचे तो रिफ्लेक्सिविटी वहां पे सेटिस्फाई हो गई. अगर कंडीशन वाइज जा रहे कि A इज अ पैरेलल टू द B, इट मींस B इज आल्सो पैरेलल टू A. और अगर A इज पैरेलल टू द C और कोई ना कोई एक लाइन है बेटा मेरे पास जिसको मैंने बोल दिया C, तो इसका मतलब हो रहा A अगर B को पैरेलल है, B अगर C को पैरेलल है, इट मीन्स A और C तो अपने आप ही एक दूसरे को पैरेलल हो गए. सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है. और जब कोई ये सब कुछ होता है तो उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रिलेशन. क्या कहना उसे? इक्विवेलेंट रिलेशन. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, फोकस करते जाओ. द रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन, कहाँ पे डिफाइन हो रहा फंक्शन? तो n क्रॉस n. अभी उतना तो रजा हमको आ गया है कि n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसका सेट हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अभी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नीचे दिए गए रिलेशन को किस तरीके से निभा रहा? तो रिलेशन को वो निभा रहा कुछ इस तरीके से. ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B रिलेशन विथ C कॉमा D. इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करा रही हमें आंसर. क्या आंसर इम्प्लाइज करा रही? तो आंसर इम्प्लाइज करा रही AD इज इक्वल टू BC. रिलेशन को चेक करो, AD इज इक्वल टू BC. तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है कि ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेशन बना रही CD के साथ कुछ इस अंदाज में. कैसा अंदाज है उसका? सो AD इज इक्वल टू BC. अभी देखो पहले ही सोच लो कहाँ से कहाँ पे गए हम लोग. A से लेके D तक गए, यानी फर्स्ट और फोर्थ की पेयर की. उसके बाद में B to C गए, BC की पेयर की. फिर से वही बोल रहा कि ढूंढो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिकल है या इक्विवेलेंस है, वही ढूंढने के लिए बोल रहा. अभी वो ढूंढते समय हम लोगों को क्या एग्जैक्ट फोकसिंग करना है वो चीज को समझो बेटा. सबसे पहले अगर मुझे रिफ्लेक्सिव को ढूंढना है तो मुझे सेम नंबर रखना पड़ेगा. सेम नंबर रखने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि हम लोग जब खुद को आईने में देखेंगे तो खुद ही नजर आएंगे, कोई दूसरा नजर नहीं आता. बाय यूजिंग द सेम लॉजिक कि अगर मैंने A कॉमा B लिया रिफ्लेक्सिविटी बनाना के लिए, तो A कॉमा B रिलेशन विद B कॉमा A, तो क्या रूल बनता है क्या वो देखो. या फिर A कॉमा B रिलेशन बना लो आप A कॉमा B के साथ ही. सो पहली पेयर बनी आपकी AB की और दूसरी पेयर बनी आपकी
बी ए की। अभी ए बी भी हुआ इज इक्वल टू बी ए हुआ, इट मीन्स रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड पे मुड़ते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी ढूंढने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बेटा और नए इसकी, यानी इसी को पलटा दो। C, D रिलेशन बना रहा A, B के साथ, तो इम्प्लाइज होने को होना, क्या इम्प्लाइज होने को होना, फर्स्ट की पेयर बना लो विद द फोर्थ, यानी बन गया CB। नाउ इज इक्वल टू सेकंड की पेयर बना लो फर्स्ट के साथ, इट मीन्स DA। अभी CB को हम लोग लिख सकते हो BC और इसे लिख सकते हो AD, वाइस वर्सा। It means these two are again equal, and if these two are equal, it means symmetrical, ये भी प्रॉपर्टी हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता ओनली का, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, तो सिर्फ सिमेट्रिक सिर्फ रिफ्लेक्सिव ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ हमारा रिलेशन कैसा है, तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है ना, ये भी इक्विवेलेंट ही था ना। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आर क्या है, तो आर रिलेशन बना रहा, कहाँ पे बना रहा, फिर से सेट एन में बना रहा। कैसे बना रहा, क्यों, नेचुरल नंबर में बना रहा। क्या रिश्ते के साथ बना रहा नेचुरल नंबर में, तो कुछ इस तरीके से, एन रिलेशन विद द एम implies n is factor of m। ठीक है, और बोला गया है which one of the following is correct। अभी देखो, अगर ये रिलेशन है जहां पे n और m कोई ना कोई दो नंबर्स है, तो n इज अ फैक्टर ऑफ m। सवाल ये है क्या ये हो सकता या नहीं हो सकता, तो बेटा every number divide itself, so it is a factor of itself। बात समझ में आई, every number is divide itself, so it is factor of itself। hence अगर वो खुद ही खुद का फैक्टर है, मैंने बोला 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी 2 का फैक्टर है, हाँ है। तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही, तो ये रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई कर। अगर मैं बोलूं 2 इज फैक्टर ऑफ 4, 2 किसका फैक्टर है, 4। 2 अगर 4 का फैक्टर है, तो आप ही सोचो पन क्या, बट 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2। 4 कहाँ पे 2 का फैक्टर है, नहीं। इसका मतलब रिफ्लेक्सिविटी हुई, पर सिमेट्रिविटी ने हमें नहीं बोला। अभी नेक्स्ट के तरफ बढ़ते, ये सोच के बढ़ते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 4। किसका फैक्टर है, 2 फैक्टर ऑफ 4। 4 इज फैक्टर ऑफ 8। अभी बोलना मैडम ये नंबर कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं आप, तो बेटा कहीं से नहीं उठा के लेके आ रही, नेचुरल नंबर का सेट है, जो चाहे वो ले सकते हो। सो सिर्फ ये कंडीशन को सेटिस्फाई होने को ना, ठीक है। सो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। इट मीन्स क्या, 2 अगर 4 का फैक्टर है, 4 अगर 8 का फैक्टर है, तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा यार। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 किसका फैक्टर हो जाएगा, 8 का। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा ट्रांजिटिव को। फंक्शन रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं, फिर ट्रांजिटिव है। मैच करो ऑप्शन के साथ। पहला, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं।
ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव हाँ है, ट्रांजिटिव हाँ है, बट नॉट सिमेट्रिक करेक्ट. इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बेटा. क्वेश्चन नंबर 12. What is in the क्वेश्चन नंबर 12? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में? हमें क्वेश्चन नंबर 12 बन रहा कि 3 सेट्स. कौन से है वो 3 सेट्स? तो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. 3 कोई ना कोई सेट दिए हुए हैं और हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड होल हैविंग द कॉम्प्लीमेंट. B complement intersection C complement and whole having the complement. Now यहाँ पे देखो बीच में मच कौन करेगा अभी? तो डिमॉर्गन्स करेगा. डिमॉर्गन्स बोला मैं इसको B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ. हाँ लिख सकते हैं, पर दिए हुए ब्रैकेट का फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट है. हमारा सेट थ्योरी का रूल बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ. इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी यूनियन सी. यूज करेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस सी. ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस सी. मैच करो ऑप्शन को. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस सी विच इज लाइज इन द योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. बाकी एक क्वेश्चन नंबर सी था वो भी मैच नहीं हो रहा. देन क्वेश्चन नंबर बी एंड डी बोथ आर विद द इंटरसेक्शन वेयर द आंसर इन द फॉर्म ऑफ यूनियन. मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉइड रिलेशन. So first of all, what is mean by this void relation? Void relation means a null relation. Void relation means a empty relation. So हमें पूछा जा रहा कि the void relation on set A is कैसे रहता है? Reflexive, symmetric और transitive, transitive या फिर reflexive and transitive. तो सबसे पहले अभी मैं जो बोल रही हूँ उसे नोट डाउन करके रखिए कि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द वॉइड रिलेशन, जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नल रिलेशन, सो नल रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. कैसे रहता वो? सिमेट्रिक भी रहता और ट्रांजिटिव भी रहता, बट नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं रहता? There is a relation of equality in each element in the reflexive relation. अगर मैंने बोला A is a reflexive तो इसका मतलब A खुद की इमेज देगा हमें 1 1 2 2 3 3 4 4. और जब ये ऐसा पैटर्न आ जाता है तो फिर वो नल नहीं रहा. बात समझ रहे? फाई अगर बोलूँ तो भी उधर फाई ही मिलना. इसीलिए वॉइड रिलेशन सिर्फ कैसे रहता है? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑफ, अगेन एंड अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन ऑफ इक्वालिटी इन ईच एलिमेंट इन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. गॉट इट माई पॉइंट? नाउ मूव ऑन द सेकंड. द रिलेशन इज सबसेट ऑफ. रिलेशन क्या बनाना है? सबसेट का बनाना है. किसमें का? पावर सेट P ऑफ A. तो मान चलो कि अगर पावर सेट का रिलेशन बनाना है और बोल रहा कि सोचो सिमेट्रिक है क्या, एंटी सिमेट्रिक है क्या, इक्विवेलेंस है क्या, या नन ऑफ दीज है. तो सवाल ये है बेटा, सेट एवरी सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है. तो रिफ्लेक्सिविटी को ये करा देगा. रही बात सिमेट्रिक की, बेटा सिमेट्रिक होने के लिए अगर मैं बोलूं A इज अ सबसेट ऑफ B,
पण जरूरी नहीं बी आल्सो सबसेट ऑफ ए। और जब सिमेट्रिक रहता है तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रिमेंबर दिस, द रिलेशन is not symmetric because A is a subset of B does not imply, ये कभी भी imply नहीं करेगा कि मैं इसका सबसेट हूँ इसलिए ये मेरा सबसेट है। और इसी वजह से ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। पर वही अगर वो एंटी सिमेट्रिक रहा, कैसे रहा वो, एंटी सिमेट्रिक अगर रहा तो, एंटी सिमेट्रिक रहा तो ए सबसेट बन जाएगा बी का, बी सबसेट बन जाएगा ए का, और हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ on the power set P of A of a set A। ये कैसा होगा, is the anti-symmetric relation। Now move on the next one, which one of the following is the necessary condition for relation to be symmetric। रिलेशन का सिमेट्रिक होने के लिए नीचे दिए हुए में से कौन सी प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अभी देखो बेटा, सबसे पहले कंसेप्ट ला लो कि सिमेट्रिक यानी होता क्या है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए बना दे रिलेशन, that is RAB is equal to BRA, so उसे कहा जाता है सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही। अगर मैं बोलूं R is equal to A comma B, so therefore R inverse is equal to B comma A। अगर दिए हुए टर्म का सिमेट्रिविटी सेटिस्फाई हो रहा तो AB is equal to B है, ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर है, इसी का मतलब आर इज इक्वल टू आर इनवर्स ने सेटिस्फाई होना, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 16 ने, इट सेड कि एक्स कॉमा वाई सच दैट x square plus y square is equal to 16 where x y belongs to the R। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं बेटा, ये x square plus x square के फॉर्मेट में अगर जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है ना। पर अगर x square plus y square is equal to 16 इंटरचेंज करा दो, y square plus x square is equal to 16, both having the same meaning, and when both having the same meaning it means function is कैसे रहेगा, symmetric। So question number 12 having the answer A, 13 having the answer B, question number 14 with the answer B, and 15 A, 16 B। Now keep in the mind why these answers are here and move on the next।